हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. कभी मुस्कुरा भी लिया करो कभी कभी. ठीक है. ठीक है. तो आज क्या करने वाले हम लोग वहीं अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 5 जहां पर हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. और आज है इसका पार्ट 5 का एपिसोड 8. और इसमें 8 में क्या करने वाले हैं हम लोग ने? एपिसोड 7 में हम लोग पढ़े थे वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म. कंपोनेंट फॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक ठीक. तो आज हम लोग उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे. उसी कंटेंट के ऊपर आज हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है. हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसी पर बेस्ड आज न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम लोग. ठीक है. ओके. तो आज का न्यूमेरिकल सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर दें कि हम लोग पढ़े क्या थे. हम सबसे पहले हम लोग पढ़े थे यूनिट वेक्टर्स के बारे में. यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? सिंपली एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है. ठीक है. और उसको निकालते कैसे? निकालने का ये फॉर्मूला है. यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कोई भी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है. ध्यान सुनिएगा. एक वेक्टर है इस तरफ और मुझे इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा? उस वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना पड़ेगा. बस अगर हम एक वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा आपको. ठीक है. ठीक है. ओके. अब ये नोटेशन हो गया हम लोग का. अब ये थोड़ा डिफरेंट है. हम लोग ने जब स्टार्ट किया था पढ़ना था, हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है. ठीक है. तो रिकॉल करने समय हम बस एक जनरल स्टेटमेंट ले रहे हैं, अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन. अरे ये ऐसा बोल रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस. ठीक है. और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है? इसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, पॉजिटिव. ये हो जाएगा प्लस जे और ये हो गया माइनस प्लस के. और अगर नेगेटिव में लेंगे तो माइनस आई, नेगेटिव जे में, नेगेटिव के में तो माइनस के और नेगेटिव वाई में तो माइनस जे. ठीक है. वही है. और यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट कैसे बताया? हाँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. यहाँ पे एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम चाहे तो. वही कर रहे हैं हम लोग. एक वेक्टर को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो ये नोटेशन होता है. ए वेक्टर इक्वल्स टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर. और ये ax वेक्टर क्या होता है? ax वेक्टर वो हो जाएगा ax इंटू आई, ay हो जाएगा ay इंटू जे कैप, az वेक्टर हो जाएगा az इंटू के कैप. ठीक है. अब ये आई जे के क्या है? आई जे के है यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द पॉजिटिव जी एक्सिस. ठीक है. सिंपली ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड है कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ये बस कॉम्पोनेंट है, उसका मैग्नीट्यूड है. ए एक्स मतलब कि जो वेक्टर ए है उस वेक्टर का कितना हिस्सा, उस वेक्टर का कितना हिस्सा एक्स एक्सिस के अलोंग है वो हो गया ए एक्स. वेक्टर ए का कितना हिस्सा, व्हाट पार्ट ऑफ वेक्टर ए इज अलोंग वाई एक्सिस, ये है ए वाई. एंड ए जेड है द कंपोनेंट या फिर अ पार्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जी एक्सिस. ये हो गया. एंड सिमिलर फाइनली प्लीज आई जे के है यूनिट वेक्टर्स ए एक्स ए वाई ए जेड. सिंपली अगर मैग्नीट्यूड के टर्म से बात किया जाए तो वो होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. ठीक है. एंड अगर ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर ए जेड वेक्टर का बात करोगे तो ये होता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस. प्लीज अगर आप सिर्फ आई जी के का बात करो वो यूनिट वेक्टर्स है.
ax ay az का बात करो तो वो मैग्नीट्यूड है, एक्चुअली में ax ay az है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a अलोंग x y z एक्सिस। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम तो ये बन जाएगा वेक्टर अलोंग x एक्सिस, वेक्टर अलोंग y एक्सिस, वेक्टर अलोंग z एक्सिस। और अगर एक कार्टेशियन फॉर्म में एक ऐसा वेक्टर है मेरे पास, एक कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। जो भी x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, सबका स्क्वायर्स कर दीजिए और उसका फाइनल रूट कर दो, रिजल्टेंट का आ गया। ठीक है, ये सब था कार्टेशियन फॉर्म में। और बेसिकली इसके बाद हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, इसका नाम था डायरेक्शन कोसाइंस, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, उस पर बात करते लोग। डायरेक्शन कोसाइंस क्या था? अगर एक वेक्टर है, सुन लीजिए, अगर एक वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर एंगल बनाया है अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। सुन लीजिए खाली, अगर एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कोई भी वेक्टर एंगल अल्फा बीटा गामा बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी एक्सिस, उस केस में कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। ठीक है, और एक और तरीका है निकालने का, आर एक्स इज इक्वल्स टू, ओहो ये तो हम अलग नोट चेंज कर लिया। अगर आर एक वेक्टर है जो है एक्चुअली में आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का 2 तरीका है, इधर आप एंगल के टर्म्स में निकाल सकते हो या फिर कंपोनेंट के टर्म्स में। अगर आपको एंगल्स पता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यूज कीजिए। अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो आर एक्स बाई आर अल्फा, आर वाई बाई आर जेड बाई आर एलिमेंट देगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या पता है आपको, वो रिलेशन आप यूज करो। और याद है ना, इसको डिराइव करके दिखाए थे आपको हम कैसे आता है। ठीक है, और फाइनली आपके पास और 2 टर्म बचता है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर बताए थे वहां पर। ठीक है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक पॉइंट का आप ओरिजिन से उस पॉइंट पर एक वेक्टर बनाओ, उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है आपको, बताया था, नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, ओके, अब क्या, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, यही शुरू करते हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन नंबर 1 का बोला है, देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है फॉर अ गिवन वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है इन कार्टेशियन फॉर्म, कैसा दिख रहा है, 3i कैप माइनस 4j प्लस 5k। ठीक ठीक, बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन। इस गिवन वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दीजिए, बस ये सिंपल सा चीज पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ये सॉल्यूशन कर लेते हैं, प्लीज साथ साथ किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो भैया सिंपल सा वेक्टर है ए, क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 4j प्लस 5k। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान दो, ये वेक्टर है, अगर इसको ऐसे लिख दें हम 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, मतलब कि हम सबको जो भी टर्म है सबको प्लस के टर्म्स में लिखे हैं, दिस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। फायदा क्या है, यहां से आपको पता चल जाएगा। therefore here अगर आप कंपेयर करते हो तो ये i कैप है, ये j कैप है, ये k कैप है। i j कैप, सॉरी i j k क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। मतलब जो 3 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर y अलोंग, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस, और ये z कैप है ना, k कैप है, मतलब क्या है, अलोंग z एक्सिस। मतलब हियर हम बोल सकते हैं ax is equals to 3, ay is equals to -4 and az is equals to 5।
देखिए समझ में आया कि नहीं आया? आप डायरेक्टली यहां से भी बोल सकते थे, पर सिंस ये पहला क्वेश्चन है आपको हम बता दे रहे हैं कि ऐसे हो रहा है। अगली बार से हम लोग डायरेक्टली इसको ax माइनस को अकाउंट में पहले ले लेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। देयरफॉर पहला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए का मॉड विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। एक्चुअली में ये मॉड का स्क्वायर होता है, पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को, ठीक है? ठीक है, अब देखो सिंस स्क्वायर करना है, अगर कोई नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव तो आएगा ना। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा? 16, एक सेकेंड 16 प्लस 9 कितना होता है? 24 25 49 स्क्वायर रूट कितना होगा? प्लस माइनस 7, पर ये ए मॉड है, ए मॉड नेगेटिव होने से प्लस 7 यूनिट आंसर। ठीक है, इजी था ना? 9 प्लस 16 24 प्लस 8 49 प्लस 7। ठीक है, इजी, ठीक था ना? ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। कोई भी वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको दिया हुआ है, सिंपल सा ये रिलेशन यूज करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक ठीक, ओके ओके। चलिए अब नेक्स्ट नंबर ये हो गया, ये क्या बोला है? यूनिट वेक्टर। ये भी निकाल देते, कौन सा बड़ा बात है। देखो ए कैप क्या होगा? सिंपली ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो। ये हो जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई 17। ऐसे ही आप आंसर छोड़ सकते हो, और अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप सजा भी सकते हो 1/7 है, सॉरी 1/7 इंटू 3i माइनस 4j प्लस 5k। देखो हो गया। अगर आपको ऐसे भी पसंद नहीं आ रहा है, आप ये 1/7 को इससे 1/7 को इससे 1/7 को इससे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। इतना छोड़ दो, काफी खत्म। ठीक है, क्योंकि अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो तो यूनिट वेक्टर निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सिर्फ वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, तो आ जाके आपका यूनिट वेक्टर आता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली आप बोल सकते थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 47 लेने से प्लस माइनस 7 आता है, पर सिंस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव 7 को इग्नोर कर दिए, सिर्फ प्लस 7 लिए हैं। ठीक, फाइनली आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पर। आपको हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि नंबर सी डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन को साइंस क्या होता है? एल एम एन होता है। यहाँ पे क्या पता है आपको? यहाँ पर आपको वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म पता है, एंगल्स नहीं पता है, तो हम लोग कंपोनेंट वाला यूज करेंगे। एल क्या होगा? एक्स बाई ए। एम क्या होगा? ए वाई बाई ए। एन क्या होगा? ए जेड बाई ए। तो बस वैल्यूज पुट करके निकाल लीजिए। एक्स कितना है? प्लस 3/7, ये हो जाएगा 3/7। हाँ, ए वाई कितना है? -4/7, -4/7। और ए जेड कितना है? सॉरी, एन कितना हो जाएगा? ए जेड बाई 7। ए जेड है 5/7, हो जाएगा 5/7 आंसर। ओहो, इजी, समझ में आया? अगर एंगल्स होता तो हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यूज करते हैं, पर एंगल्स नहीं पता है ना, तो हम लोग कंपोनेंट फॉर्म यूज किए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ टिक कर दे, अच्छा लगता है देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला? क्वेश्चन पढ़े पहले पढ़ रहे हैं। अ फोर्स F has magnitude 10 न्यूटन। गंदा हो गया मेरे को।
एक फोर्स बोला हुआ है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना 10 न्यूटन, डायरेक्टेड एट 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, रिप्रेजेंट f इन कंपोनेंट फॉर्म। एक वेक्टर फोर्स है f जिसका डायरेक्शन आपको दिया हुआ है और बोला है इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, उसको आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, ठीक है। ओके ओके, आइए देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए सिंपल सा चीज है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है एंड सिंस ये 2 डायमेंशनल होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस का बात किया गया है, z एक्सिस का बात नहीं किया गया है, मतलब ये 2 डायमेंशनल है, मतलब एक प्लेन पे होगा। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड, ये भी है नेगेटिव साइड और ये है पॉजिटिव साइड, ठीक ठीक। ओके 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 ओके। ओह, और एक और आइडिया हम लोग को क्लियर है ना कि पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, अरे भैया बता देगा फिर से, ये हो गया आई कैप और इस तरफ जे कैप, याद आया, धन्यवाद। तो फिर अब आइए शुरू करते हैं। हम लोग को बोला हुआ है एक वेक्टर है f जिसका डायरेक्शन कितना है 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, मतलब कि वो 60 डिग्री बनाया हुआ है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, 60 डिग्री बनाया हुआ है फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स y एक्सिस जब जा रहा है, मतलब एक वेक्टर ये नेगेटिव है, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, वेक्टर इधर कहीं है सच दैट ये एंगल कितना बनाया हुआ है, makes directed at 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस, ये एंगल 60 डिग्री है और ये हो गया एक छोटा करते हैं, ये एक वेक्टर f है, ठीक है, और इस वेक्टर f का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है कितना 10 न्यूटन दिया हुआ है सब, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बहुत आसान है, आपको याद है प्रोजेक्शन वाला, अगर एक वेक्टर एक एंगल थीटा बनाया हुआ इस लाइन से, ये वाला कितना होगा cos थीटा और इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर वाला sin थीटा कंपोनेंट, याद आया। तो देखिए सिमिलरली ये अगर एक वेक्टर है f, अरे भैया f वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है, रिजॉल्विंग f into its component form, into its component form, नोटिस कीजिएगा प्लीज, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो भैया, ये हो गया 90 डिग्री, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दीजिए, ठीक है। ये वेक्टर f एंगल थीटा बनाया हुआ है इस x एक्सिस से, मतलब ये जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा, नहीं समझ में आया। ये एक वेक्टर है r, सॉरी f, ये एंगल थीटा 60 डिग्री बनाया हो इस लाइन से, तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन ले अलोंग इस लाइन अलोंग x एक्सिस, वो कितना होगा, ये उसका बेस, इस एंगल 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वाला बेस का रोल प्ले करेगा। अरे भैया ये वो एंगल के लिए बेस का रोल नहीं प्ले करेगा, और ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर का रोल नहीं प्ले करेगा, और ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, नहीं समझ में आया, इस सब भूल गए प्रोजेक्शन वाली चीज, इस काहे यार, काहे भूल जाते हो जल्दी से। अरे ये एक वेक्टर है r, ये एंगल थीटा है, इसका प्रोजेक्शन कितना होता है, ये r cos थीटा, याद आया। और अगर हम इसका प्रोजेक्शन अलग इस लाइन बनाएं, ये वाला कितना होता है r sin थीटा, वही चीज तो यहां पे बोल रहे हैं हम कि ये एक वेक्टर है f
अगर इसका प्रोजेक्शन हम इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ले, ये हो जाएगा एफ एक्स, और इस अगर इसके अलॉन्ग ले, ये हो जाएगा एफ वाई। एफ वाई, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये बेस है। अब याद है कुछ, एफ एक्स हो जाएगा एफ मॉड कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एफ है 10, कॉस थीटा है 60, कॉस 60 हो जाएगा हाफ, हो जाएगा 10 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। एंड सिमिलरली एफ वाई हो जाएगा एफ मॉड साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 विच इज इक्वल्स टू 5√3 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स और एफ वाई कॉम्पोनेंट अलॉन्ग। ये क्वेश्चन हम एक सेकेंड में भी कर सकते थे, पर अभी समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। एफ एक्स और एफ वाई निकाल लिया हम लोग, उसका प्रोजेक्शन करके। अगर ये एंगल थीटा होता तो ये एफ वाई होता एफ कॉस थीटा। ये एंगल किस एक्सिस के साथ है, वो होता है कॉस कंपोनेंट। ठीक ठीक, ओके, ये उसका मैग्नीट्यूड है बस। तो व्हाट इज वेक्टर अलोंग, ये वेक्टर है, ये वाला कंपोनेंट है अलोंग नेगेटिव साइड। देयरफॉर एफ एक्स वेक्टर कितना होगा, एफ एक्स इंटू माइनस आई कैप। सही है ना, ध्यान सुनिएगा, एफ एक्स सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो एफ एक्स वेक्टर क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। पर सिंस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसीलिए माइनस आई लिख रहे हैं। तो डायरेक्टली लिख दीजिए, एफ एक्स कितना है 5 न्यूटन, 5 माइनस 5i न्यूटन। सिमिलरली एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई इंटू माइनस जे। एफ वाई कितना है 5√3, मतलब माइनस 5√3 जे न्यूटन। ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई। Therefore finally f vector is equals to fx plus fy which is equals to minus 5i minus 5√3j in Newton। ये हो गया फाइनली आपका आंसर। देखो भैया, हम बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि पहले आप ये वेक्टर दिया हुआ, इसका बेस कंपोनेंट लो, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर फाइनल वेक्टर एफ लिख दो ऐसे। ठीक है, ठीक, चलो सो करो। अब एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम लोग, जो देखना कितना जल्दी कर देंगे हम इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भैया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही ये भी क्वेश्चन है। A force of magnitude 15 Newton. Full stop. Direction of F is 37 degree from negative x-axis to positive y-axis. Represent F in component form. ठीक है, ये आपके लिए होम टास्क। होम टास्क क्या है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, समझ में है ना, खुद से आप लिख कैसे कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये जहां पॉइंट इंटरसेक्ट किया ये हुआ उसका ओरिजिन। ठीक, अब बोला है एक फोर्स है, सॉल्यूशन, एक फोर्स है एफ, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या है 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। मतलब एक वेक्टर ऐसे है एफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है, और ये एंगल कितना किया हुआ है 37 डिग्री। बस अब फिर से वही पुराना कहानी, अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेते हो अलोंग एक्स एक्सिस तो ये बनेगा, इसका प्रोजेक्शन लेते हो अलोंग वाई एक्सिस तो ये बनेगा, ये हो जाएगा एफ एक्स का वेक्टर, ये हो जाएगा एफ वाई का वेक्टर। बस और क्या, जहां पे एफ एक्स क्या होगा
ये वाला हो जाएगा, अच्छा इसको हटा दो, fx नहीं लिखते, मैग्नीट्यूड लिखते हैं fx, ठीक है। और यहाँ बात fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा f mod cos 37 और ये हो जाएगा f mod sin 37। आप इसका वैल्यूज निकालो, इसका वैल्यूज निकालो, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में इसको ओहो एक और चीज ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसको माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे और इसको प्लस जे कैप से, क्योंकि ये ऊपर है यूनिट, ये तो कंपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा fx, ये कंपोनेंट फॉर्म में है। तो अगर आपको वेक्टर निकालना होगा तो क्या करोगे, fx को माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे, fy वेक्टर को fy इंटू जे से मल्टीप्लाई करोगे, तो f इक्वल्स टू fx प्लस fy फाइनली आ जाएगा, ठीक है ना। बस वही चीज है। अब रहा बात ये एंगल 37 निकालने के लिए, आपको एक फेमस ट्रायंगल हम याद करवाए हैं ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री होगा, 3 के ऑपोजिट होता है 37 डिग्री, 4 के ऑपोजिट होता है 53 डिग्री। ये एक फेमस ट्रायंगल है। यहां से आप sin 37 cos 37 जो चाहे निकाल सकते हो, तो बस सॉल्व कर लीजिएगा आंसर, और फाइनली आप चेक कर लीजिएगा आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। ठीक है, हम cos 37 आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/4 इनटू मल्टीप्लाई करें 3/12 3/4 नहीं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5/3 इनटू, हां ठीक है सही आएगा। समझ में आ गया, समझा दिया आपको प्रोसेस, खुद से अच्छे से लिख के कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए ये फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यहां पर आपको ये एक ए वेक्टर दिया हुआ है और बोला गया है भैया इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, गिवन वेक्टर क्या है, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i माइनस 8j। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, ये ए वेक्टर है, ये i है, ये j है, वो यूनिट वेक्टर है। i और j क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये यूनिट वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट है, j वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, तो हियर ax is equals to 6, the component of vector a along x axis है 6 यूनिट and ay है -8 ay -8 है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कंपोनेंट है ये है अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। ax पॉजिटिव है, मतलब ये है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। अगर मैग्नीट्यूड देयरफॉर मैग्नीट्यूड अगर निकालने का बात है, a मॉड इस तो बहुत इजी हो गया, ax का मॉड स्क्वायर प्लस ay का मॉड स्क्वायर। अगर आप मॉड का स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करने पर हर बार पॉजिटिव ही आएगा। तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट, फिर से 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 आएगा, पर मैग्नीट्यूड का बात करें इसलिए प्लस 10 यूनिट, ठीक। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब रहा बात डायरेक्शन निकालने के लिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो सोचो। ये एक वेक्टर दिया था तो वहां से ax ay निकल गया। अब इसका अगर डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया हम, डायरेक्शन निकालना है, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है जो आप ए वेक्टर बाय ए मॉड कर दोगे, वो तो यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है। अगर पूछा होता तो सिंपली ए वेक्टर बाय ए मॉड कर देते सॉल्व, पर पूछा क्या है, पूछा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बनाने के लिए ना तो डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो समझे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये हो गया y एक्सिस ऊपर वाला, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। ax 6 है,
मतलब ax है along पॉजिटिव x एक्सिस। अरे भैया x पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ, ax है along पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब यहां पर कहीं होगा, इसको मान लेते हैं 6 यूनिट। ठीक, ये हो गया ax। ठीक, ay है -8 कहने का मतलब ये बोला था भैया ये along y नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, यहां पे कहीं होगा। ये हो गया ay विच इज इक्वल टू -8। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर का, ये एक वेक्टर है ax, ये एक वेक्टर है ay, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम बना है, यहां कहीं होगा रिजल्टेंट। समझ में आया क्या, ये O A B C, ax वेक्टर इधर होगा, ay वेक्टर इधर होगा। अगर इन दोनों का अगर हम पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट बनाए और इसको A बोले हैं, ये ऐसे ही होगा ना, इधर ही होगा ना, कॉमन डायगोनल से पास करेगा। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, हम ये एंगल को इसका डायरेक्शन बोल दे रहे हैं, मान लीजिए थीटा। आपको बस ये थीटा निकाल के देना है उसको, कुछ समझ में नहीं आया। ये ax है, ax वेक्टर क्या होगा, 6i, एंड ay वेक्टर क्या होगा, ay माइनस, ये ऑलरेडी है तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली -8 इंटू जे कैप। तो ये हो गया ax वेक्टर, ये हो गया ay वेक्टर। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट, अरे भैया ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है क्या करना पड़ा था, पैरेललोग्राम वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो वही है ये रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं और बस ये निकालना है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए सबसे बेस्ट है, आपको क्या पता है, आपको बेस और इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो tan थीटा यूज कर लेते हैं। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब दिस बाय दिस इज एक्चुअली ay, और ये हो गया 6 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ay का मॉड बाय ax का मॉड। हम मॉड यूज कर रहे हैं, फिर नेगेटिव साइन हटा देंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे भैया। तो कितना हो जाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3। 4/3 फिर से फेमस ट्रायंगल आ गया, फिर से हमारा फेमस ट्रायंगल आ गया भैया, ये हो गया 5 4 3। 4 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल होता है, बड़ा वाला एंगल 53 डिग्री, 3 के ऑपोजिट में छोटा वाला 37 डिग्री। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो 4/3 को लिख सकते हैं हम tan 53 डिग्री, which implies theta is equal to 53 डिग्री। आंसर। अगर लिखना पड़े, अगर लिखना पड़े शांति से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 10 यूनिट directed at 53 degree from positive x axis to negative y axis। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हम आपको समझा के करा रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है बस। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर हम शायद जल्दी में मूव करें इसी फिर बता दें चला, या प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखो हम लोग के पास आया था tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही ये 4/3 दिखा आपको, तो मुझे याद आया कि भैया मेरे पास तो एक अच्छा सा ट्राइंगल है 5 4 3 वाला। 4 के ऑपोजिट होगा 53 डिग्री, इसके ऑपोजिट होगा 37 डिग्री। ठीक ठीक,
इस ट्राइंगल से अगर ये ट्राइंगल है ABC, मान लो ये ट्राइंगल का नाम दे दिया हम ABC, तो यहां से tan 53 कितना होगा? 53 मतलब इस एंगल का बात कर रहे हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो tan 53 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 4/3, 4/3। तो ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है। तो क्या हम बोल सकते हैं therefore tan थीटा इज इक्वल टू tan 53 डिग्री, विच इंप्लाइज अगर हम दोनों साइड tan है अगर कंपेयर करें तो थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। यही चीज हम वहां पे लिखे। समझ में कैसे किए थे? अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक्चुअली क्या किए थे वहां पर। डायरेक्टली हम इसको 4/3 लिख दिए थे, 4/3 को tan 53। समझ में आया कैसे लिखे हैं? ये भी 4/3 है, ये भी 4/3। इसका मतलब क्या है? ये दोनों tan सेम होना पड़ेगा, दोनों tan सेम होना पड़ेगा मतलब थीटा सेम होना पड़ेगा, बस खत्म। ठीक ठीक, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं हम लोग। यहां पर आपको दो वेक्टर्स दिया हुआ है a एंड b। बोला है 2a माइनस 3b वेक्टर का मॉड निकालो। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है ना? ग्रेट, ओके। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है। सोल्यूशन देख लो भैया, बहुत बहुत सिंपल है। क्या निकालना है आपको? पहले 2a वेक्टर माइनस 3b निकालते हैं। एकदम बच्चे की तरह करके दिखा रहे हैं आपको हम। 2 इंटू ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक। माइनस 3 इंटू बी, 3 इंटू बी करिए, b कितना है? 2i माइनस j प्लस k, ठीक। अब बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा? यहां से 2i, अच्छा एक और स्टेप कर देना, 2i प्लस 2j 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4k माइनस 3i माइनस 6i माइनस 3 माइनस प्लस 3j माइनस ये माइनस 3k। समझ में आया? जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा ना, फिर सामने नेगेटिव साइन है। समझ में आया? बढ़िया। उसके बाद अब सिंपली फिर से वही चीज, ये वाला आई कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट वाला पार्ट को एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, जे वाले पार्ट को एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे एंड के वाले वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। दोनों एक दूसरे से, तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट डज नॉट बॉदर्स देम। ऑर्थोगोनल है ना, 90 डिग्री पर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। 2i माइनस ये तो माइनस 4i, 2j प्लस 3 रहेगा प्लस 5, 2i प्लस 5 कितना हो जाएगा जी? प्लस 5j एंड फाइनली माइनस 4 माइनस 7, ठीक। ये हो गया, एक वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 2a वेक्टर माइनस 3b का मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, इसका माइनस 4 का स्क्वायर प्लस डायरेक्टली लिख रहे हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर है। 16 प्लस 25 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है तो नहीं आ गया? हम लास्ट लाइन है 16 प्लस ये 55 65 70 90, स्क्वायर रूट ऑफ 90 यूनिट आंसर। आपको ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था। पहले हमने ये वेक्टर निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही है, कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली ये वाला भी आप कर सकते हो खुद से। इसको हम होमवर्क देते हैं आप लोग के लिए, होम टास्क। होम टास्क क्या लिखे भाई? ऐसा तो घर में रख के पढ़ रहे हो,
सबसे बेस्ट होगा ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। और रहा बात इसका आंसर का, इसका आंसर हो जाएगा 2b माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2i j 4j 4 कितना आएगा, एक सेकंड होता तो कैलकुलेट कर लेते हम। आंसर 2 प्लस 3j माइनस 3 है तो हमारे पास तो रहेगा ही 6। समझ नहीं, रुको कर ही देते रहे भैया। ए कितना है, ए है 2i प्लस 3j माइनस 2, तो जाएगा माइनस 2i माइनस 2j और फाइनली प्लस 3k। कितना हो जाएगा, ये 2j, ये 2i कैंसिल, माइनस 2, ये हो जाएगा 9। आंसर आएगा √10 यूनिट। कर दिया उससे आंसर √10 यूनिट आएगा, ठीक है। बाकी आप खुद से इसको कंप्लीट कर लेना, आंसर आएगा √10 यूनिट। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, बोला गया है फाइंड द एंगल विच द वेक्टर, ये एक वेक्टर है, मेक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आया, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना पड़ेगा कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ये एक वेक्टर दिया हुआ है a विच इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j माइनस k कैप। यहाँ बोल सकते हो देयरफॉर ax कितना है, ax है 3, ay हो गया, सॉरी ax है 2, ay हो गया 3 एंड az हो गया माइनस k कैप, ठीक है ठीक है। और बोला है ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है विथ x एक्सिस, विथ y एक्सिस एंड विथ z एक्सिस। सिंपल सा बात है, बोलो बोलो क्या यूज करेंगे, कौन सा आइडिया यूज होगा यहाँ पर, एंगल विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा भूल गए, बहुत बढ़िया, डायरेक्शन कोसाइन। ये मान लीजिए अगर एक वेक्टर है a, ये कितना एंगल किया, ये x, ये y, ये z, ये एंगल किया है अल्फा विथ x एक्सिस, बीटा विथ y एक्सिस एंड गामा विथ x एक्सिस। उस केस में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता था, L M N इज इक्वल्स टू cos अल्फा, cos अल्फा होता है ax by a, m मतलब cos बीटा, ay by a एंड n मतलब cos गामा विच इज इक्वल टू az by a। यही तो बस सब पता ही आपको, ठीक है ना। लेट द वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with the 3 positive axes, ठीक है। therefore from definition of direction cosine, cos alpha is equals to ax by a, cos बीटा is equals to ay by a and cos gamma is equals to az by a। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ax, ay, az पता है पर a नहीं पता है। a सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर पता है आपको, देखो a मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 which is equals to square root of 10 14। ठीक ठीक, देखो ये कितना हो जाएगा 2 by root 14, 2 by root 14 which implies अगर cos अल्फा 2 by root 14 है, देखो अल्फा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2 by root 14। आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए या फिर कैलकुलेटर लेके जो करना है करो।
कॉस बीटा है ए वाई बाई ए, 3/√14, विच इंप्लाइज बीटा कितना हो जाएगा, कॉस है तो उधर जाके कॉस इनवर्स 3/√14 एंड फाइनली कॉस गामा है az बाई a विच इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या लिखा तुम गलत है सर, -1/√14 विच इंप्लाइज गामा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√14। यार ये हो गया अल्फा बीटा गामा। अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे, आपके पास कैलकुलेटर है तो सिंपली cos इनवर्स इसका वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, या फिर नहीं छोड़ दो काफी है। देखो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ था आपको, ठीक है, इस वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। आई जे के है, उसका जो कोफिशिएंट है आई जे के का, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो वहां से ए मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। एंगल्स का बात किया है तो हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस का रूल्स पता है कि अगर ये एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है तो एल होगा cos अल्फा ax बाई ए बीटा हेंटेन। तो ये वाला पार्ट यूज किए हम यहाँ पर, और अल्फा क्या हो जाएगा cos इनवर्स ax बाई ए, बस वैल्यूज पुट किया गया। ठीक, बहुत इजी था भैया, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आ गया हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। आइए देखते हैं कैसे काम करता है क्वेश्चन। पहले ध्यान समझेंगे वो क्या बोला है। अ पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2 - 1 3, ये एक पॉइंट है 2 - 1 3 टू अनदर पॉइंट 1 2 - 4। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द मैग्नेट। कुछ भी समझ में आया? सब बाउंसर गया। ये ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है तो सिंपली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, जहां पे x कंपोनेंट है 2, y कंपोनेंट है -1, z कंपोनेंट है 3। एंड सिमिलरली ये वाला भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर उसका x कंपोनेंट है 1, y कंपोनेंट 2 एंड z कंपोनेंट है -4। समझ में आया? आइए और अच्छे से समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिकैपिचुलेशन भी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो आपके पास मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये मान लीजिए x, ये y, ये z, ये x, ये y और ये z है। z परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए 2 1 -1, मान लो यहां पे एक पॉइंट है P1, क्या है 2 - 1 3, और यहां पर दूसरा एक पॉइंट है P2, जो कोऑर्डिनेट है 1 2 -4। ठीक है, ठीक है। तो यहां से इसका ओरिजिन से अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं इधर, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर फॉर द फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए इसको हम R1 नाम दिया, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, ये हो गया मेरा नया पोजीशन वेक्टर फॉर द पॉइंट P2, इसको हम R2 नाम दिया है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये पॉइंट पहले ये यहां था, मतलब ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये उसका फाइनल पोजीशन है। तो अगर आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक वेक्टर बना दो तो भैया ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया कुछ? ये पॉइंट P1 पॉइंट P2 O। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब आपको पता ही है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पर कैसे? ऐसे, ये एक एरो इधर, ये एक एरो इधर और ये एक एरो इधर, ठीक है। Therefore, displacement vector D is equals to, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हाँ या ना?
अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई, नॉर्मली क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ट्रायंगल्स लॉ यूज कीजिए आराम से। ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है, टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब r1 वेक्टर प्लस d वेक्टर सेम ऑर्डर में है, r1 d1 सेम ऑर्डर में है ना, डिंग डैंग, और उसके बाद इज इक्वल्स टू थर्ड वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर r2। यहां से d वेक्टर क्या हो जाएगा, d वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर, कोई डाउट रहा, नहीं रहा। ट्रायंगल्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे r2 वेक्टर कितना हो जाएगा, r2 है इस पॉइंट का पोजीशन, इस पोजीशन को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को इसका पोजीशन वेक्टर में लिखना है, इस पॉइंट को इसका पोजीशन वेक्टर में लिखना है, कोई बड़ा बात नहीं है, लिखिए डायरेक्टली i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक, माइनस r1, मतलब ये पॉइंट को इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब बस दिस माइनस दिस, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब साइन होगा, देखते हैं, i माइनस 2i माइनस i, 2j माइनस था, ये प्लस j हो जाएगा, तो ये प्लस 3j, माइनस 4k माइनस 3k, प्लस है पर सामने माइनस है, तो माइनस 4k माइनस 3k माइनस 7k। एक स्टेप हम स्किप किए हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर करेंगे, छोड़ो ना अपना, i माइनस 2i माइनस i, 2j माइनस माइनस प्लस j 3j माइनस 4k माइनस 3k माइनस 7k। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 9 प्लस 49 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट यूनिट आंसर। और कुछ नहीं बोलना मेरे को, आप डायरेक्टली यहां से शुरू कर सकते थे बिना डायग्राम बनाए भी, पर हमने डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा दिया, बाकी आपका मर्जी है, जैसे भी करो आप करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन O 0,0,0 इज, ये एक पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन O 0,0 ये है R 5i माइनस 3j प्लस 7k। ठीक है, ठीक है। What will be the new position vector if the origin is shifted to a point O dash with coordinates 2, 5, 8? वैसे कहा बोला है भैया, कुछ समझ में नहीं आया। आइए समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करो। इंग्लिश है, खुद से पढ़े ट्राई करो, खुद से पढ़ी बार ट्राई करो, आप पॉज कर ट्राई करो, नहीं समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में। मान लीजिए ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसका ओरिजिन O यहाँ पर है, और इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है P, मान लीजिए यहाँ पर है, ये पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है R। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ओरिजिन O यहां पर है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ठीक है, ये ओरिजिन। पर बोला है कि
इसी पॉइंट के लिए एक नया पोजीशन वेक्टर क्या होगा अगर ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब कि मान लो ओरिजिन यहां पे शिफ्ट हो गया 258, मान लीजिए ओरिजिन यहां पे शिफ्ट हो गया, ये ओ डैश बस बना के दिखा रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ये हो गया मान लीजिए एक्स डैश, ये वाई, ये जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये ओ डैश है। तो इसका ये हो जाएगा नया पोजीशन वेक्टर आर डैश, हाँ या ना। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए भैया प्लीज। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें पॉइंट पी था जिसका पोजीशन वेक्टर आर था। अब इस ओरिजिन को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया गया है, इस ओरिजिन को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया गया है। तो उस केस में अच्छा इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कितना है, ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ओ डैश, ठीक है। तो बोला है ये आर डैश कितना होगा, बस यही पूछा हुआ है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज है, बस आपको ट्रायंगल्स को यूज करने आना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए हेयर एक क्वेश्चन समझ में आया, ये एक पॉइंट था P, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ आर था जो दिया हुआ है। फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट को O को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, इसका पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है, ये रहा, बस ये निकालना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O डैश कितना होगा, बस ये निकालना है, ठीक है। ये हम डायग्राम बना के समझा दिए आपको, बस चलिए। हेयर आर दिया हुआ है कितना 5i माइनस 3j प्लस 7k, ठीक। ओ डैश वेक्टर भी दिया हुआ है, ओ डैश पॉइंट दिया हुआ है, तो ओ डैश वेक्टर कितना होगा, इस पॉइंट का वेक्टर कितना होगा, बोल सकते हैं 2i प्लस 5j प्लस 8k, हाँ या ना, ठीक ठीक। Therefore, applying triangles law to O dash P, देखिए फिर से वही चीज, जब भी आप ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करोगे तो बस आपको ये ध्यान देना है कि भैया दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में, देखो ये और ये, मतलब दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वेक्टर, ऑपोजिट साइड में ना, हम बोल सकते देयरफॉर ओ डैश वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो यहां से आर डैश इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ओ डैश वेक्टर। तो आर कितना है, आर दिया हुआ है आपको 5i माइनस 3j प्लस 7k माइनस 2i प्लस 5j प्लस 8k। अब फिर से बस उसी बात का ध्यान रखिएगा कि सामने माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हर टर्म माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5i माइनस 2j 3i माइनस 3j माइनस 5j माइनस 8j प्लस 7 माइनस 8 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आर वेक्टर आंसर, यही तो पूछा है आपको। व्हाट इज द न्यू पोजीशन वेक्टर, therefore the new position vector is here, therefore the new position vector with respect to point O dash is R dash equals to ये वाला 3i माइनस 8j माइनस k। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और, हाँ जी चलिए आइए आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। A particle undergoes two displacements
रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। एक पार्टिकल दो सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट जाता है रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। बोला फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। समझने की कोशिश कीजिए क्या बोला आपको क्वेश्चन में, प्लीज ट्राई कीजिए। एक पार्टिकल, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, ये पार्टिकल, ये एक डिस्प्लेसमेंट गया और ये एक डिस्प्लेसमेंट गया। मान लीजिए ये एक डिस्प्लेसमेंट गया d1, ये एक डिस्प्लेसमेंट गया d2, ठीक है। बोला है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताओ। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां वेक्टर जोड़ेंगे हम, ये ओपन टेल ओपन हेड को अगर हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ, ये हो जाएगा मेरा फाइनल वेक्टर, सही है ना। तो यहां पर ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये अपने आप में ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सॉल्यूशन here d1 is equals to 2i minus 3j plus 5k, d2 is equals to I plus 3j minus 4k। नहीं समझ में आया भैया आपको। यहां पर एक पार्टिकल था, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन I था, यहां पे पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका इस तरफ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, सच दैट पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला वेक्टर। अब यहां पे अगर आप ट्रायंगल्स का यूज करो, ये एक साइड है, ये एक साइड है, इन सेम ऑर्डर, डिश डिश, और ये साइड है ऑपोजिट ऑर्डर में। देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ क्या हम बोल सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर। समझ में आया। नॉर्मली अगर कोई दिमाग नहीं यूज करते, आप क्या बोलते हैं भैया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बस माइनस कर दो, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, फिर कर दो गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है। ये दोनों अपने आप में पोजीशन वेक्टर नहीं है, अपने आप में ये लोग खुद ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इन दोनों का एडिशन, ठीक है। अब बस ऐड कर दो, 2 प्लस आई 3i, 3j प्लस 3j माइनस 3j कैंसिल हो जाएगा, गया 5 प्लस आई प्लस k, क्या 2i 1i 3i माइनस 3j प्लस 3j कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 प्लस k। देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 9 का 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 which is equals to 10 का स्क्वायर रूट यूनिट आंसर। और कुछ नहीं बोलना होगा, ये नहीं है, ये लॉजिक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सब अपने आप में डिस्प्लेसमेंट है भैया, ठीक। तो फिर चलिए बहुत हो गया, ठीक है, ओके। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।